Hello everyone, welcome back to Magnet Brains and our today's topic is आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रेशियो जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते से रेशियो हैं जैसे कि ROCE और ROE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर टाइप के रेशियोज होते हैं, इसलिए इनमें इतना कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। बट आज के वीडियो के बाद मैं ये आपको श्योर कर सकती हूँ कि आपका काफ़ी हद तक जो कंफ्यूजन है इन दोनों रेशियो को लेके वो कम हो जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और क्या क्या आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी सबसे पहले तो हम इस रेशियो को समझेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें सबसे पहले हम देख लेंगे। एंड सिमिलरली विद दिस हम इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जैसे उसे कैसे कैलकुलेट करना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और एट द एंड हम इनको कंपेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, दोनों के ही मीनिंग, फॉर्मूलाज, हाउ टू कैलकुलेट देम एंड द कंपैरिजन ऑफ बोथ द रेशियोज कि क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों ही रेशियो में और कंफ्यूजन को कैसे दूर रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम बहुत ही क्लियरली देख लेंगे। क्लियर? चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि जो हमारा रेशियो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम बिल्कुल डेप्थ में जाके हर एक चीज को पढ़ेंगे जिससे कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब देखते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो हमने पूरा का पूरा पैसा जितना भी हमने इन्वेस्ट किया हो अपने बिजनेस में, अपनी जो भी चीज हमने स्टार्ट करी है उसमें, वो टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने खुद का पैसा यानी हम शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको या ओनर्स कैपिटल, ठीक है। ओनर्स कैपिटल मान लो अगर 100 रुपए है, ओनर्स कैपिटल मान लो अगर 100 रुपए है, वहीं पे हम मान के चलते हैं कि हमने लोन लिया फ्रॉम अ फ्रेंड और फ्रॉम एनीबॉडी, हमने उससे लोन लिया और लोन का अमाउंट है वो भी है 100, वो भी क्या है 100, यानी कि 200 इसका हो जाता है टोटल, 200 टोटल हो गया, यानी कि ओनर्स कैपिटल प्लस लोन, ओनर्स कैपिटल प्लस लोन टोटल है 200। ये क्या है? ये है CE यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल पैसा जो खुद का लगाया हुआ हो और किसी से हमने लोन लिया हो, किसी से हमने उधार लिया हो, कुल मिला के जितना भी टोटल पैसा हमने बिजनेस में लगाया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट। सिंपल एंड क्लियर, राइट? ठीक है, तो भाई हमको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। हाफ ऑफ द नेम इज क्लियर, नाउ द स्टार्टिंग वन इज रिटर्न, यानी कि जितना भी पैसा हमने लगाया है बिजनेस में उसमें से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। बिजनेस में हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से ही तो पैसा लगाते हैं, यस और नो। सो यही होता है, कोई भी बिजनेस में उसने अपना पैसा लगाया हुआ है तो उसे रिटर्न कितना आ रहा है, अब वही होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये हमें क्यों देखना है? अब किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप ये तो देखोगे ना कि भाई इस बैंक ने इतना पैसा लगाया था, इसको इतना रिटर्न मिल रहा है, तो ये बैंक अच्छा है या ये बैंक बुरा है। इसको देखने के लिए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको भी हर एक बैंक, हर एक कंपनी का देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी सी बात है कि भाई कितना टोटल पैसा हमने लगाया है उससे कितना रिटर्न आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट मेजर्स द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल इट्स कैपिटल। ऑल इट्स कैपिटल का ही मतलब वो होता है कि जितना टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया है उससे हमें कितना रिटर्न मिला है। ओके, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे कि मान लो आपने टोटल अमाउंट यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है 200 का, आपको प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज, प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज का। अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड था 200 रुपीज का, प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज का, तो ये बोल सकते हैं हमने कि 200 रुपए इन्वेस्ट करके हमने 100 रुपए ऊपर कमा लिए, यानी कि आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी हो जाएगा 50%, क्योंकि हमने 50% रिटर्न कमा लिया है। इतना इन्वेस्ट करके रिटर्न हमें 100 रुपीज का हो गया, 100 रुपीज का रिटर्न हो गया, तो आरओसीई क्या हो गया, 50% हो गया। क्या हो गया, 50% हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई, इतना ही सिंपल आरओसी है। बस कुछ कुछ चीजें जो छोटी मोटी रहती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आरओसीई का फॉर्मूला। तो आरओसीई का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, इन द डिनोमिनेटर्स इट्स आ कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, नीचे होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और इधर पे नेट प्रॉफिट क्यों नहीं है, ये चीज को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे हम समझ सकते हैं और वो समझ लेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो यहां देखेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स। ठीक है, यानी हम पूरी की पूरी इक्विटी कि जो भी हमने इक्विटी यानी खुद का पैसा लगाया हो, इक्विटी प्लस बोरोइंग्स यानी जो भी चीजें हमने लोन पे ली हो, जिसकी हमने बात की थी इक्विटी प्लस लोन यानी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो फॉर्मूला से निकालना चाहो वो निकाल सकते हैं, बट आपने जिस फॉर्मूले से एक बार निकाला है उसी से आपको हमेशा निकालना है। ठीक है, आप हर एक सिचुएशन में फॉर्मूलाज को चेंज मत करना। आप इफ यू आर यूजिंग दिस वन देन यूज दिस वन, इफ यू आर यूजिंग दिस वन देन यूज ऑलवेज दिस वन। ओके, चलिए ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरिंग्स। शेयर कैपिटल खुद का पैसा, रिजर्व्स में क्या होता है, कुछ हमारे कैश रिजर्व्स पड़े हो या हम हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट हम रिजर्व्स में डाल देते हैं, तो वो वाला पैसा प्लस बोरिंग्स यानी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। ठीक है, अब हमारा अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि इक्विटी में यानी कि शेयर कैपिटल में, ठीक है, यानी कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। शेयर कैपिटल में जैसे कि इक्विटी और रिजर्व्स और होगा हमारा प्रेफर्ड शेयर्स, प्रेफर्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स और प्रेफर्ड कैपिटल, ये तीनों तरह के कैपिटल्स हो सकते हैं आपके शेयर कैपिटल में। यानी कि हमारे शेयर कैपिटल के अंदर उसकी चीजों में ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इसके साथ हम प्लस क्या करते हैं, बोरोइंग्स को, राइट, हम प्लस करते हैं बोरोइंग्स को, यानी जो चीजें हमने उधारी पे ली हो। तो इसमें आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट? अब लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं, जो हमेशा 1 साल से ऊपर के हों, जो 1 साल से ऊपर के, मतलब जो उधारी हमने 1 साल से ज्यादा के लिए ली है वो होती है लॉन्ग टर्म डेट। और करेंट डेट जो 1 साल के अंदर अंदर। हम करेंट डेट क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम इन सारी चीजों में लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देख रहे हैं, छोटे इफेक्ट्स नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देते हैं। आपको पता है शेयर कैपिटल पे क्या मिलता है, सारे कैपिटल्स पे हम क्या देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुए, इनको हम क्या देते हैं, इनको हम देते हैं डिविडेंड। क्या देते हैं, डिविडेंड। और वहीं पे बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म डेट, इनको हमें क्या देना पड़ता है, हमें इन्हें देना पड़ता है इंटरेस्ट। अगर हमने किसी से उधारी पे लोन लिया है तो लोन का हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न इंटरेस्ट। हम बिल्कुल ही डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी चीज का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर है कि कहाँ पे कितनी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक होता है हमारा EBIT, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, तो हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं, बट आपको कई जगह पे EBIT के नाम से भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है भाई?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एन एग्जांपल हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 60 lakhs, ठीक है, कितनी है 60 lakhs है, ठीक है। तो इसमें से हम सबसे पहले किसको पैसा देते हैं, ये इतना हमने प्रॉफिट कमाया है, सबसे पहले हम किसको रिटर्न करते हैं, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि जिसने हमें लोन दिया है, जिसने हमको लोन दिया है हम उसका पैसा सबसे पहले दे दो। जिसने हमको लोन दिया है उसको इंटरेस्ट आपको सबसे पहले देना रहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले रहती है उधारी पे जिससे पैसा लिया है, ठीक है, क्योंकि हम उसको और कुछ नहीं रिटर्न करते, क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मान लो कि है 20 लाख का, तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कितना बचा, बचा 40 lakhs, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद कितना बचा हमारे पास 40 लाख का। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम करेंगे इसमें से जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, नेक्स्ट हमारे प्रॉफिट में से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स भी हम माइनस करते हैं। तो यहाँ से हम टैक्स माइनस करेंगे, मान लो टैक्स है 30% का, तो हमने इसमें से 30% माइनस किया यानी कि 12 लाख, तो आपका ये चीज और माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बचेगा, और ये बचेगा 28 लाख, ठीक है, कितना बचा 28 lakhs। अब ये जो 28 lakhs है ये क्या है, 28 lakhs जो है वो है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या है, नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से हम क्या देते हैं, डिविडेंड वगैरह, तो उसमें से भी तीसरे नंबर पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं और लास्ट में इक्विटी शेयर्स होल्डर को उनका डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होती है। अब ये प्रोसीजर मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, ये प्रोसीजर इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको उसका रीजन पता चल जाए कि यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों आता है। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए आता है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए, उसमें से ही तो हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और यहाँ पे हम बोरिंग्स को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बोरिंग्स को सबसे पहले नहीं लेते, बोरिंग्स भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, बहुत सारे कैपिटल्स आते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट आता है जिसमें से अमाउंट डिडक्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें से अमाउंट डिडक्ट होना स्टार्ट होते हैं, इंटरेस्ट का होता है, टैक्स का होता है, हमें तो वही प्रॉफिट चाहिए ना कि जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ हो, इंटरेस्ट से भी पहले, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं कि भाई आपको लॉन्ग टर्म डेट जो है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, तो उससे पहले इस वाला प्रॉफिट हमको चाहिए, ठीक है, कि कुछ भी ना पे किया हो अभी तक हमने, ओके। तो इसलिए हम लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी आप इसका जब वाइजे वर्सा आरओई में पढ़ोगे, जब नेक्स्ट रेशियो करने वाले हैं डिस्कस, तो आपको और क्लियरली यही सिनेरियो को मैं फिर से जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और क्लियरेंस हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए जहां से हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया हो, ठीक है, कुछ भी नहीं माइनस किया हो, इसलिए हम लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लिया, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है कि हम ओवरऑल कैपिटल इंक्लूड करते हैं, जितना भी कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे जब हम दोनों को लेंगे तो दोनों का परसेंट हमारे पास आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि वही है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो आई होप कि इट्स वेरी क्लियर कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ये एक बेसिक हमने उसका मतलब समझा और हाउ टू कैलकुलेट इट ये देखा, ठीक है। अभी काफी कुछ चीजें देखनी बाकी हैं, उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। अब जैसे कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था, वैसे हम इक्विटी भी देखेंगे कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी वो यानी ऑनर्स फंड, यानी कि ऑनर का जितना पैसा है, यानी सिर्फ हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, इसमें हम लोन, उधारी, बोरोइंग्स, उधार लिया हुआ पैसा कुछ नहीं यूज करते। हम इसमें सिर्फ वो पैसा देखते हैं कि जो हमने कितना इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में खुद, यानी कि ऑनर्स कैपिटल ही इंक्लूड होता है इसमें। क्या होता है, ऑनर्स कैपिटल ही इंक्लूड होता है, जिसमें आते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स यानी खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट और खुद के पैसे, और आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है।
तो यही चीजें आती हैं ऑनर्स कैपिटल में, जो खुद का पैसा हो, जो खुद से पैसा हमने लगाया हो वो। इक्विटी शेयर्स तो हमारे खुद के हो जाते हैं शेयर्स। रिजर्व्स में एज आई टोल्ड यू, प्रेफरेंस शेयर्स यानी हम किसी लोगों को बोल देते हैं कि भाई हमारे जो खास वाले हैं उनको शेयर दे दिए और वगैरह वगैरह, वो खुद सब ऑनर्स होते हैं। तो ऑनर्स का जो पैसा मतलब खुद का जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसी पे रिटर्न कितना मिल रहा है, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी हमारे खुद के पैसों पे जो रिटर्न आना चाहिए वो हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट मेजर्स द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय टोटल इक्विटी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी डिस्कस हो चुका है कि नेट प्रॉफिट रहता है ऊपर और नीचे रहती है टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी तो आपको पता है, इन तीनों ही चीजों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगी। एक देखो यहाँ पे आपका लिखा भी है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो आपकी टोटल इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, आरओई जर्नली होना कितना चाहिए, 15 to 20% होना चाहिए। उसे हम अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई चलो इसका इतना है, यानी कि ये अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे कि इसमें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, विच इज अ नेट प्रॉफिट। और वहां पे हमने देखा था आरओसीई में इट्स अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अब एक बार वापस से उसी सिनेरियो में जाते हैं और वही सेम एग्जाम्पल हम फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमने सेम एग्जांपल डिस्कस किया था वो वापस से डिस्कस करेंगे एक बार। और क्या था हमारे पास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी। वो था हमारे पास कितने का, वो था हमारे पास 60 लाख का। ठीक है, उसमें से हम माइनस करते, सबसे पहले क्या माइनस करना है, सबसे पहले उधारी देनी है तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं 20 लाख। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, वो जाता है 40 लाख। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स जो कि है 30%, तो वो हो गया 12 लाख। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट इसी को कहते हैं, जो कि हमारे पास बचता है 28 लाख। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर थी। अब उसमें हम ले रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसमें, आरओसीई में तो ले रहे थे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें वो पैसा चाहिए था। उसी अमाउंट में से तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं, बोरोइंग वालों को पैसे देते हैं, उसके बाद सारी चीजें करते हैं। पर क्योंकि हमें इसमें बोरोइंग्स तो इंक्लूड ही नहीं करनी है, आरओई में अभी हमने देखा कि इसमें हम उधार लिया वाला पैसा इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो हमें इसके इंटरेस्ट डिडक्शन से, टैक्स डिडक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आके नेट प्रॉफिट में आपने क्या देखा था, तीसरे चौथे नंबर पे पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर होता है इक्विटी शेयर्स वालों को, राइट। यही देखा था कि थर्ड नंबर पे फिर हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वालों को आफ्टर टैक्स, तीसरे नंबर पे मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, और चौथे नंबर पे मिलता है इक्विटी शेयर्स वालों को। तो अब जब हमें सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए ही इंक्लूड करना है तो हम नेट प्रॉफिट से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसी के बाद तो डिविडेंड मिलेगा, यानी इसी के बाद इसका कॉस्ट डिडक्शन होता है। इस चीज का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल है, वो इसी प्रॉफिट के बाद डिडक्ट होना स्टार्ट होगा। उससे पहले तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग था वो डिडक्ट हो रहा था, जिसका इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, लोन वगैरह का। तो यहाँ पे हम वो प्रॉफिट लेते हैं जिसमें अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो डिडक्ट ही नहीं हुई है, उससे पहले का प्रॉफिट हम उठा लेते हैं, विच इज नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ से उठाओगे, टोटल इक्विटी लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एज सिंपल एज दैट। दोनों ही चीजें बहुत ही सिंपल हैं, दोनों के मतलब बहुत सिंपल है, दोनों के फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है, बट आई डोंट वांट कि फॉर्मूलाज हम हमेशा लर्न करें, हम समझ लेते हैं तो देयर इज कि लाइक इतना सिंपल हो जाता है, कभी भूलेंगे भी नहीं, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। तो क्यों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं इन आरओसी और क्यों हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं नेट प्रॉफिट इन आरओई, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब ये सिनेरियो क्लियर होने के बाद अब हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे जाते हैं कि जब हम इनके रेट्स देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बैंक में, तो किस तरीके से देखना है और क्या चीज़ें ये लोग छुपा सकते हैं, क्या चीज़ें ये लोग कर सकते हैं हमारे साथ गलत, उन चीज़ों को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब हम वो चीज़ें भी देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम उठा रहे हैं दैट इज आरओसीई वर्सेस आरओई, मतलब हमें इन्वेस्ट करते टाइम क्या देखना है दोनों चीजों में, और किसी किस सिचुएशन में देखना ज्यादा जरूरी है, कौन सा रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेशियो में मैनिपुलेट कर सकता है, कौन सा हमें ओवरऑल पिक्चर बताता है, ये सारी चीजें अब हम इस
चीज में ये जो टॉपिक है इसमें क्लियर कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हम आरओसी की बात करते हैं। आरओसी क्या करता है, हमें ओवरऑल पिक्चर देता है, क्योंकि वो ओवरऑल कैपिटल, अभी आपने देख लिया, हमने समझ लिए हैं बेसिक मीनिंग, तो हमें ये तो पता है कि आरओसी जो होता है वो ओवरऑल पिक्चर देता है पूरे कैपिटल की, कि भाई पूरा पैसा इतना इन्वेस्ट किया था और इतना रिटर्न मिला। ओवरऑल पिक्चर हमें आरओसीई से ही मिलती है। वहीं पे जो आरओई होता है ना, वो थोड़ा सा मैन्युपुलेटेड होता है। क्यों मैन्युपुलेटेड होता है, इसका रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आरओई होता है वो मैन्युपुलेटेड इसलिए होता है कि अगर आप चाहो तो आरओई को अपने अकॉर्डिंगली ज्यादा भी दिखा सकते हैं। हाउ, कोई भी आप बैंक देखोगे जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप वो बैंक्स भी अपने आरओई को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी और भी कंपनीज होती हैं जो आरओई को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, वो अपने बोरोइंग्स को इंक्रीज कर लेते हैं। बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाता है। ठीक है, बोरिंग्स इंक्रीज हो जाती है तो शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बोरिंग्स इंक्रीज करके, अपनी कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज करके वो क्या कर लेते हैं, आरओई को ज्यादा दिखाने लगते हैं। तो इसलिए इन दैट केसेस आरओसीई को ही देखना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक ओवरऑल पिक्चर हमें दे देता है कि उसमें बोरिंग्स भी इंक्लूडेड है। अब आरओई में बोरिंग्स का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वो उसको इंक्रीज करके दिखा देता है। उससे हमें क्या लगता है कि आरओई तो ये बहुत ज्यादा है, तो अच्छा ही बैंक होगा, इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका आरओई इतना रिटर्न है, इन्वेस्टर्स को बहुत ही खुश रख रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो भाई यही सही जगह है, यही इन्वेस्ट करना चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि वहां पे कहीं बोरिंग्स तो इंक्रीज करके नहीं रखी है। बोरिंग्स इंक्रीज कर दियो, हाई रेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पर आरओई अच्छा है। तो ये चीजों को हमें क्रॉस चेक भी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक। ठीक है, तो ये इसलिए हम आरओई को मैनिपुलेटेड कहते हैं कि आरओई जो होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस हमें किस सिचुएशन में क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले इफ द बैंक इज होल्डिंग अ डेट, ज्यादातर बैंक्स ऑफ कोर्स बोरिंग्स होती है बैंक के पास, तो अगर बैंक के पास डेट है देन वी शुड ऑलवेज प्रेफर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें कौन सा रेशियो देखना है, हमेशा आरओसीई देखना है। बिकॉज अगर डेट है, बोरिंग्स है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आरओई कभी कभी आपको रॉन्ग इन्फो भी प्रोवाइड कर सकता है, तो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना है। इसलिए अगर किसी बैंक के पास डेट है, उधारी है, बोरिंग्स है, तो हमेशा आरओसीई देखेंगे कि आरओसीई का क्या रेशियो है। ठीक है, और इफ द बैंक डज नॉट हैव डेट देन इन दैट केस वी शुड प्रेफर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम क्यों आरओसीई क्यों नहीं, या आरओसीई क्यों नहीं हम देख रहे हैं, हम आरओई क्यों देख रहे हैं, आरओसीई भी तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर डेट है ही नहीं, बोरोइंग्स ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है, सिर्फ बोरोइंग्स ही है, राइट। बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहती हैं, हमने भी पीछे डिस्कस किया है। तो दोनों के बीच का अगर सिर्फ डिफरेंस बोरोइंग्स ही है, तो अगर बोरोइंग्स नहीं है तो दोनों तो इक्वल हो गए, आरओ इज इक्वल टू आरओसी। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिक्कत क्या है, फिर तो या तो हम इसको देख लें या तो इसको देख लें। बट अगर आप किसी भी, अभी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो अगर आप किसी भी बैंक में जा रहे हो जहाँ पे बोरिंग्स नहीं भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये दोनों एक जैसे नहीं दिखेंगे। किसी कंपनी के कभी देखोगे तो कभी भी ये आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे, हमेशा आपको अलग ही दिखेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि आपने फॉर्मूलाज दोनों के देख रखे हैं। आरओई में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं नेट प्रॉफिट, और आरओसी में क्या इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इन दिस केस हमें जब बोरिंग्स ही नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कोई नीड नहीं है। तो सही कैलकुलेशन कौन सी चीज बता रही है, सही कैलकुलेशन बता रहा है आरओई, जो कि नेट प्रॉफिट को इंक्लूड करके बता रहा है, और हमें वही चाहिए क्योंकि हमें बोरिंग्स का इसमें कोई नीड ही नहीं है, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी नीड नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है आरओसी को कैलकुलेट करने का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो उसके लिए हमें इस चीज में जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो डेट। तो हम नेट प्रॉफिट वाली चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज आरओई। तो अगर डेट नहीं है तो हमें हमेशा आरओई को देखना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है कि अगर डेट है, किसी कंपनी में बोरिंग्स है, किसी बैंक में बोरिंग्स है, डेट है, तो हम किसको लेंगे, हम देखेंगे आरओसीई को, और डेट नहीं है तो हम देखेंगे आरओई को। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इफ अ कंपनी हैज बीन बोरोइंग एग्रेसिवली इट कैन बी इंक्रीज आरओई बिकॉज इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस डेट। द मोर डेट अ कंपनी हैज द लोअर इक्विटी कैन फॉल। ऐसा ही टोल्ड यू, जो सबसे पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आरओई होता है बहुत मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, अगर if a company has borrowings aggressively it can be increase ROE because equity is equal to assets
माइनस डेट। अगर जो कंपनी है उसे अपने की ग्रोथ दिखाना है कि आरओई बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, बोरोइंग्स यानी अपनी उधारी, लोन लेने की वो चीजें बढ़ा देगा, लोन ज्यादा लेगा और जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी है, वो सब कम कर देगा। उससे क्या होगा, आरओई जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आरओई इंक्रीज हो गया और इसके कारण आरओ जो बोरिंग्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई, आरओई भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल और इक्विटी जो है वो फॉल हो गए। तो ये जो करता है आरओई, ये थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें देता है इन दैट केस, अगर वो करना चाहे तो कोई बैंक या कोई कंपनी। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर होगा आपको कि आरओई जो है वो ज्यादा कंफ्यूज करता है इन दैट केस जब हमारे पास बोरिंग हो। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी बैंक में बोरिंग्स आपको शो हो रही है बैलेंस शीट के अंदर, सो ऑलवेज प्रेफर आरओसीई। ठीक है, क्योंकि आरओई में कुछ खेल हो सकता है कि वो बैंक जो है, या तो आप आरओई भी देख रहे हो तो फिर क्रॉस चेक करो कि कहीं इन लोगों ने कुछ जो फ्रॉड तो नहीं करा है, इनने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए अंदर ही अंदर झोल तो नहीं किया है। ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं इनने आरओई को इंक्रीज करने के लिए अपनी बोरिंग्स तो इंक्रीज नहीं कर दिया, बोरिंग्स इंक्रीज कर दी है, हाई रेट्स पे आप लोन ले रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो उस चीज की जगह हम इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। तो इसलिए अगर आप आरओई देख रहे हो तो क्रॉस चेक करो, अदरवाइज बोरिंग्स है तो ऑलवेज प्रेफर टू सी आरओसीई। क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर दैट, इन्वेस्ट ओनली इफ ROCE इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमेशा आपको ये देखना है कि जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप 12% का इंटरेस्ट आ रहा है आपके लोन पे, तो हमेशा ROCE का जो रेशियो होना चाहिए, ROCE का जो इंटरेस्ट जो परसेंटेज होना चाहिए वो 12% से तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो अगर 12% से कम है तो आप तो सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाओगे जितना आपको ऑलरेडी देना है, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, फिर क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे हम। तो आप इन्वेस्ट तभी करो जब आपका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होना चाहिए, जो इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि इंटरेस्ट आप जो पे कर रहे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ROE considers interest as a cost while ROCE considered interest as a return. Okay? तो जब आप ROE लेते हो, ROE कैलकुलेट करते हो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो, राइट, और फिर वो आप नेट प्रॉफिट ले लेते हो, राइट, बिकॉज वाई, बिकॉज आपका वो कॉस्ट हो जाती है। वहीं पे ROCE जो होता है वो इंटरेस्ट को एज अ रिटर्न कंसिडर करता है। ROCE क्या करता है, इंटरेस्ट को एज अ रिटर्न कंसिडर करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द ROCE इज मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। यस, वाई, ये डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ROCE जो होता है ना वो एक बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली मेजर कर पाता है कि हाँ बैंक कैसे वर्क कर पा रहा है, कितना एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा है, कितना एफिशिएंटली वो अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ये हम एग्जैक्टली देख पाते हैं while we see ROCE। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ROCE बोरिंग्स के केस में तो हम ROCE को ही देखेंगे, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है बैंक। ठीक है, क्योंकि जब ROCE का क्या इक्वल हो जाता है, मिरर इमेज हो जाती है ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैसे, बिकॉज लॉन्ग टर्म एसेट्स किसके इक्वल हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म जो एसेट्स रहते हैं हमारे, लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी जो 1 साल से ज्यादा का फायदा देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स इक्वल हो जाते हैं किसके, इक्वल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट के, राइट, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट के इक्वल हो जाते हैं। ओके, सो लॉन्ग टर्म एसेट्स इक्वल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी के। लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी किस में इंक्लूड हो जाती है, ROCE में। हम इक्विटी को भी इंक्लूड कर देते हैं और डेट को भी इंक्लूड कर देते हैं, जो कि इक्वल हो जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स का। सो दिस इज ऑल्सो बिकम द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर बीइंग यूज्ड। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि एसेट्स भी इतनी ही अच्छे से यूज हो रहे हैं। अगर ROCE अच्छा है यानी ROA भी अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हमारे उतनी ही एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। क्यों, ये थोड़ी डेप्थ वाली बात हो जाएगी कि ROCE, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट को रखता है। हमें पता है ना कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो सेम बात हो गई, लॉन्ग टर्म एसेट्स आल्सो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट व्हिच इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इस चीज को ऑलरेडी ROCE कवर कर रहा है,
तो ये अगर अच्छा आ रहा है यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स का भी वर्क उतना ही अच्छा हो रहा है। तो आरओसी को देख के हमें दो चीजें पता चल जाती है कि एसेट्स भी उतनी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं जितना कैपिटल यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा कैपिटल इंटेंसिव जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि हमारे बैंक्स, ठीक है, क्योंकि उनका कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, उनका मेन चीज कैपिटल पे फोकस रहता है, उनकी मशीनरीज नहीं वर्क करती, उनके पास बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज नहीं है जो उनके लिए कमा के दे रही है, उनके लिए मेन काम करता है पैसा विच इज कैपिटल। ओके, तो बैंक्स में जहां पैसा काम करता है वहां पे आरओसीई जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है देखने का, जब हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ आफ्टर दिस द लास्ट पॉइंट जो हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए देखेंगे, इफ अ कंपनी विथ अ आरओसीई दैट इज सब्सटेंशियली हायर देन इट्स आरओई इज अ गुड केस। अगर किसी बैंक का अगर आरओसीई जो है वो ज्यादा है देन आरओई से ज्यादा है आरओसीई, तो क्या वो अच्छा है, क्या वो बहुत अच्छा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो आरओसीई है, मान लो कि इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया, आरओसीई है हमारा 24% और आरओई है हमारा 18%, तो क्या आरओसी ज्यादा है तो ये क्या अच्छा बैंक होगा ऐसे ही हम मान के चलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये भी रीजन हो सकता है कि जो आरओई है वो जो है ना वो इसके कारण फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स कैसे फेस हो रही हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अब आरओसी है यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है बोरोइंग्स। ठीक है, अब बोरोइंग्स जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, अब बोरिंग्स जो है वो ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी जो है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और मे बी जो बोरिंग्स हैं वो जितनी भी है उसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? आरओई के केस में हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? हम लेते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो जाता है। कौन सा इंटरेस्ट? जो हम लोन पे देते हैं, तो वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट कम होता जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। उसके कारण हमारा आरओई और हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो फेस करते हैं और आरओई जो है वो कम हो जाता है। तो कई बार ये भी होता है कि अगर ये ज्यादा है तो जरूरी नहीं यही सोचे हम कि हाँ भाई आरओसी ज्यादा है तो कंपनी अच्छा कर रही है, बैंक अच्छा कर रहा है तो हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आरओसी ज्यादा है तो हमें देखना पड़ेगा कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही है कि हाँ भाई इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं वही बढ़ा रखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू चेक दिस। जो चीजें आपको चेक करके ही इन्वेस्ट करना है वो हम सारी चीजों को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा कोई केस दिखे जहाँ आरओसी ज्यादा है आरओई कम है तो उसका क्या रीजन है उस बैंक में वो भी आइडेंटिफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चेक करेंगे कि आरओसी ही क्यों ज्यादा है। कैसे चेक कर सकते हैं? हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि कहीं हम अपनी बोरोइंग्स पे वो बैंक ज्यादा रेट तो नहीं पे कर रहा है। अगर ज्यादा रेट पे कर रहा है तो वो चीज जो होगी वो गलत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको चेक करनी है। अब लास्ट एंड द कंक्लूजन जो है वो हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी बैंक में ये दोनों ही चीजें बड़ी हाई दिखती हैं, आरओसी भी बहुत अच्छा है आरओई भी बहुत अच्छा है, तो क्या हमें उस पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर एक बहुत ही समराइज्ड वे में ये होगा कि आपको उस पर एक रीजन और देखना पड़ेगा जो कि होते हैं हमारे रिजर्व्स। अब वो रिजर्व्स क्यों देखने जरूरी है? रिजर्व्स में हम क्या डालते हैं? रिजर्व्स में डाल देते हैं हम अपना प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट को हम कर देते हैं कभी कभार कम। कैसे कम कर देते हैं? क्योंकि प्रॉफिट्स में से हम लास्ट में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, और रिजर्व्स हो जाते हैं कम। रिजर्व्स कम होने के कारण जो ये दोनों ही चीजें हैं, जब आप डिवाइड करोगे और इसको डिवीजन करोगे तो ये दोनों ही चीजों के परसेंटेज हमेशा ज्यादा आएंगे क्योंकि रिजर्व्स हमेशा रहते हैं कम। तो इस तरीके से कुछ कुछ बैंक्स वर्क करते हैं, कुछ कुछ कंपनीज वर्क करती हैं कि अपने रिजर्व्स को हमेशा कम दिखाते हैं, क्या करके? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके, और उस कारण से ये दोनों ही चीजें हाई हो जाती हैं। ऑल्दो कई बार ये रीजन नहीं होता उनका कि इसको हाई दिखाने के लिए वो रिजर्व्स कम कर रहे हैं, ये रीजन भी होता है कि भाई रिजर्व्स का और कोई यूज भी नहीं है, डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट तो करने ही है, तो इस कारण से भी ऐसी चीजें होती हैं। बट एक ये रीजन भी हो सकता है कि रिजर्व्स जो हैं वो कम करते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करके, जिसके कारण ये दोनों ही रेशियो जो हैं वो तुरंत हाई दिखने लगते हैं। ओके, सो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी रिलेटेड टू आरओसी, रिलेटेड टू आरओई, जिसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कब कौन सी चीज को हमें देखना है और
किन चीज़ों को हमें देखना है। भले ही वो ज़्यादा दिख रही है तो ऐसा नहीं कि अच्छा है, ज़्यादा दिख रही है तो हम तुरंत इन्वेस्ट कर दें, नहीं, हमें क्रॉस चेक कैसे करना है वो चीज़ें भी आज हमने डिस्कस करी। और किस सिचुएशन में कौन सा देखना है वो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई बोरोइंग वाली बैंक है जिसने बहुत अच्छे से बोरिंग कर रखी है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है लोन का, तो उसमें हमें ROCE ही प्रेफर करना है। और जिस कंपनी के पास, जिस बैंक के पास बिल्कुल भी बोरिंग्स नहीं है, वहाँ पे हमेशा हमें ROE देखना है, क्योंकि बोरिंग्स नहीं है तो ROE देखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी और जितने भी कंफ्यूजन थे आपको ROE और ROCE को लेके वो काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो गए हों। सो फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग डेटा। टिल देन टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।